कोई खुल के नहीं बोलता एस्टेरॉयड के बारे में, लेकिन एस्टेरॉयड लेने का मतलब यही है कि आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बाकी मैंने पिछले कुछ दिनों ऑब्जर्व किया जिम में डेथ बहुत हो रही है, मतलब अक्सर मैं दिख रहा हूँ एक्सरसाइज करने के बाद घर जाके लेटा बंदा डेथ। तो हम पहला कंपटीशन खेलने गए एलीट क्लासिक लुधियाना। ओके, मैं एक शॉप पर जाऊँ जहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं हमारे प्रोटीन वगैरह, और वहाँ से मैं एमबी या किसी का भी बॉक्स लेता हूँ, तो क्या गारंटी है वो सही ही होगा? मैं ये मैसेज रियलिटी में पहुंचाना चाहता हूँ कि यदि एनाबॉलिक्स से किसी को परेशानी हुई तो कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा। ओके, कोई डॉक्टर हाँ वो बोल देगा कि एस्टेरॉयड से हुई है, लेकिन पूरी प्रॉपर जानकारी उसे नहीं मिल पाएगी कि ये किस वजह से फॉल्ट हुआ है अंदर। आप इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल बॉडी को देखने के चक्कर में अपने ऑर्गन्स खराब कर देते हो। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं कृष्णा, जो कि काफ़ी सालों से बॉडी बिल्डिंग में हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और ये मिस्टर यूपी भी रह चुके हैं और इन्होंने एनपीसी भी खेला हुआ है। तो आज सुनते हैं इनकी कहानी, इन्होंने कैसे कैसे ये जर्नी स्टार्ट की और क्या ऐसा है जिसने इनको इन्फ्लुएंस किया बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो कृष्णा, आप बताइए, इंट्रोडक्शन आप दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, कि आप कहाँ से हैं और आपने क्यों स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग को। अब तो वैसे हर कोई जानने लगा है कि नियर बाय गौर सिटी है, तो गौर सिटी से फेमस हो गया है। वैसे बहुत छोटा सा गांव था जिसका नाम हैवतपुर है। और वहीं पे क्या था कि सभी लोग पहले कसरत करते थे। गांव है तो शुरू से ही देसी सबके अखाड़े, पहलवान्स वगैरह, तो उनको देख के थोड़ी सी रुचि बढ़ गई। उसके बाद देखा कि गांव में से कुछ लोग निकल रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। और उस टाइम क्या था कि बॉडी बिल्डिंग एक शॉर्ट नॉलेज थी कि यदि कोई छोटे इवेंट भी खेल के आता था तो उसको बहुत सराहना दी जाती थी कि हाँ ये वो करके आया, ये करके आया। तो थोड़ी सी रुचि बढ़ी उस चीज में। शुरू से देसी एक्सरसाइज की थी, सपाटे वपाटे मारना, डंड मारना। तो उसके बाद से क्या हुआ कि धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। कुछ हमारे गांव के जो हमसे सीनियर थे उनको देखा, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, तो लगा कि हाँ जाना है। मतलब रुचि पहले से ही थी कि हाँ जाना है इस फील्ड में, क्योंकि एक आर्म्स साइज देखना, बाइसेप्स साइज होता है, बाइसेप्स साइज देखना बहुत मतलब अभी तो काफी अच्छा साइज है आपका। यूनिक लगता था कि मतलब एक सूखा हुआ इंसान और फिर उसके बाद एक पर्सनैलिटी कि आर्म्स अच्छे, डेल्ट अच्छे, तो लोग देखते थे और बातें भी होती थी कि देखिए ये कैसा है, कितना प्यारा लगता है देखने में। तो रुचि बढ़ती चली गई। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग करी, नियर बाय जिम देखनी स्टार्ट करी लोकल की, जिसमें ऐसे 200-250 रुपये फीस होती थी। तो ये सन 2012 की बात है कि सन 2012-10 में तो ऐसे ही देखते थे, बाहर से खड़े होके देखते थे शीशे में से कि हाँ कैसे कैसे पहलवान लगे हुए हैं, कर रहे हैं, डंबल्स उठा रहे हैं। क्या एज थी आप, क्या एज रही? मेरी एज होगी, मैं 14-15 साल का हूँ। तो उस एज में बहुत क्यूरियस रहते हैं लोग, है ना। तो उसमें देखता था, तो बहुत कई बार ऐसा हुआ कि जो जिम ओनर थे उन्होंने बुलाया अंदर आ, क्या देख रहा है? मैं ये देख रहा हूँ। चल तो चल, उठक बैठक लगा ले। सीधी वही देसी लैंग्वेज में कि कोई स्क्वाट्स वगैरह नहीं, चल उठक बैठक लगा। तो 50 उठक बैठक लगा ली तो पैरों से नीचे चला गया। सही होता है। उसके बाद लेकिन ये नहीं था कि माइंड में कि छोड़ देंगे, कुछ कर मतलब नहीं होगा। घर गए, ईंटों से करना, उनको देखते थे डंबल से, हम ईंटों से करना स्टार्ट करते थे। कुछ भी करना स्टार्ट, कुछ एक्टिविटी मतलब कुछ भी करते थे। उनके बाद शीशे में जाके छोटे छोटे बाइसेप्स को देखना कि हाँ कुछ निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही चलती रही। उसके बाद सन 2013 में जाके जिम ज्वाइन कर ली। क्या बात है। और क्या एज थी आपकी तब ज्वाइन किया? सन 2013 में 1993 का जन्म है, तो उस हिसाब से 20 ईयर्स से आपको। हाँ, तो उसके हिसाब से लगाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में गए तो उन्होंने बोला फीस लगेगी। तो जब जिम गए तो आपके माइंड में था कि बॉडी बिल्डिंग जाएंगे, बस खुद को ही अच्छा करना है? ऐसा कोई माइंड नहीं था। माइंड था सिर्फ कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अच्छा दिखना है, मतलब अच्छा दिखना है, टी-शर्ट पहने तो डोले दिखे ऐसा। हाँ, मतलब एक पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए कि हाँ लोग नोटिस, मतलब लोग जो है गांव के वो नोटिस करें कि हाँ कोई जा रहा है। क्या बात है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने स्टार्टर कराया। फीस भी ऐसे कोइनों में, कोइंस वगैरह इकट्ठे करके घर से, और मतलब पॉकेट मनी से निकाले। शुरू में फैमिली ने अपोजिट रहे, फैमिली वाले नहीं करना, ये क्यों करता है ऐसे, तो चले जाते थे चोरी छुपे करके आए, एक्सरसाइज कसरत करके आए। थोड़ा सा फील होता था, थोड़ा
पंप फील होता, हाँ, पंप बिल्कुल, फील होता बिल्कुल। था। तो आके शीशे में बार बार देखना, हाँ बढ़ा कुछ ना बढ़ा, डेली डेली आके देखना कि हाँ। बिल्कुल। फिर धीरे 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 15 पहले क्या था, अब बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है, जैसे ट्रेनर्स हैं और भी हैं, मैं भी अपनी जिम चला रहा हूँ। तो पहले क्या था कि 20 से 25 दिन सूखी एक्सरसाइज, यानी कि आप कुछ इनटेक नहीं करोगे, बाकी घर का जो आपका पौष्टिक आहार है आप उसे ही खाओगे, और 15 से 20 दिन आप एक्सरसाइज करोगे दबा के। ओके। उसमें क्या ये समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो वहाँ पे जिम में बैठे हुए हैं कोचेस हैं, वो ये देखते थे बच्चे के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ओके, वो नेचुरल कितनी स्ट्रेंथ लेके आया है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यदि कोच से जाके पूछा कि भाई, गुरुजी कहते थे तो हाँ। पैर वैर छूने स्टार्ट करने, गुरुजी शरीर बनाना है, तो हाँ बन जाएगा। तो उस टाइम ये नहीं था कि एक सिमेट्री लेनी है लोगों को, कि एक फिजिक्स होनी चाहिए लोगों की, कि एक शेप में हो, कि एप्स हो, बाइसेप्स अलग हो, बस एक था कि गेन होना चाहिए, इंसान बड़ा दिखना चाहिए। हाँ। है ना, माइंड में सबके ये होता था कि बड़ा दिखना चाहिए, जितना ज्यादा बड़ा दिखेगा उतनी अच्छी बॉडी है, बड़ा दिखेगा उतना ज्यादा लोग नोटिस करेंगे, उतनी अच्छी बॉडी है। हाँ उतनी अच्छी बॉडी है। उसके बाद धीरे धीरे सन 2015 में देखा तो गेम्स की नॉलेज होने लगी कि बॉडी बिल्डिंग कुछ है, बॉडी बिल्डिंग में मतलब स्कोप है। तो वहाँ से स्टार्टिंग की, कि वहाँ से माइंड बैठ गया कि हाँ यार, जब इतना आगे तक आ गए हैं। तो मैंने सन 2015 में मेरा साइज था 17 साढ़े 17 का, बाइसेप्स का। 2 साल काफी गेन किया। हाँ काफी गेन किया, नेचुरल भी था और थोड़े सप्लीमेंट भी ऐड करे थे। ओके। तो उसके बाद से फिर 17.5 का साइज हो गया, तो वहाँ से थोड़ा फैटी टाइप का साइज था। तो मैं अपने यहाँ से लोकल से जिम को छोड़ के अपने जो सिटीज हैं उनमें जाने लगा। कहाँ की जिम आपने ज्वाइन की? मैंने सबसे पहले फिर वहाँ से हटके मैंने गाजियाबाद में जिम ज्वाइन करी। गोल्डन नाम से जिम थी। हाँ, तो उसमें हाँ बहुत पुरानी जिम है, आज भी पुरानी ही है। तो उसमें ज्वाइन करी, तो उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं। मैंने वहाँ पे बॉडी बिल्डर्स देखे, वहाँ पे पोजिंग होती थी तो देखनी स्टार्ट करी। फिर ये था कि छोटी जिम थी वो भी, तो मन लगा नहीं, लेकिन उन्होंने एक सलाह दी कि भाई तेरा आर्म्स बढ़िया है, तेरे नेचुरल बहुत अच्छी बॉडी फिजिक्स अच्छी है, किसी अच्छी जिम को पकड़ लो। तो उसके बाद एक हमारे गांव के भैया हैं लाला यादव, उन्होंने अपनी जिम ओपन करी, काफ़ी अच्छी जिम बनाई। मतलब जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए एक जिम के अंदर, सारे सब कुछ, कार्डियो से लेके सारी मशीनें, एडवांस मशीनें, सब सही। मोशन बहुत मैटर करता है ना। हाँ, मोशन बहुत मैटर करता है। और उस टाइम फिर हम वहाँ गए, हमने उनसे बात करी कि भाई हम जिम करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया मोस्ट वेलकम है आपका। कहाँ पर थी जिम? ये आपका विजयनगर में ही थी। तो मोर कॉम्प्लेक्स है, उसी के नीचे एक जिम बनाई थी उन्होंने। उसके बाद हमने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। कुछ दिन हमने बल्क फेस पे ही ध्यान दिया कि फिर माइंड में ये आ गया कि बड़ा दिखना है। वहाँ से बल्क करना स्टार्ट किया, उनसे नॉलेज लेनी स्टार्ट करी कि क्या क्या चलता है, कैसे चलता है, क्या सप्लीमेंट होता है, कैसे डाइट होती है। अब जितनी उनके पास थी उन्होंने सारी बताई। उसके बाद से एक कोच हायर किया, लोकल कोच, कोई ऐसा सर्टिफाइड। पहले क्या था, पहले कोई सर्टिफाइड कोचेज नहीं होते थे। अब तो जिमें अच्छी हो गई हैं, कॉमर्शियल जिमें हो गई हैं, बहुत अच्छा है ना, और तो सर्टिफाइड ट्रेनर ज्यादा रखे जाते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले प्रैक्टिकल देखा जाता था, खुद की फिजिक्स कैसी है, खुद की फिजिक्स कैसी है, यदि सामने वाले की फिजिक्स है तो उसके बाद वो कितने बच्चों को ट्रेन कर रहा है। तो एक यूनिटी होती थी कि मान के चलो ये हर बार जा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो ऐसे ही नाम हो जाता था। तो एक गुरुजी तो जिम चलाने वाले और दूसरे गुरुजी जिम के अंदर। हाँ। तो बिल्कुल। उनसे जाके पैर वैर छुए, पूछा कि गुरुजी फैटी हो चुकी है बॉडी, आर्म साइज बहुत बड़े बड़े हैं, सब कुछ बड़ा है, लेकिन अब ना गेम खेलना है। तो कहने लगे क्या खेलोगे? मैं गुरुजी बॉडी बिल्डिंग खेलनी है। तो कहने लगे ठीक है चलो बॉडी बिल्डिंग खिलाते हैं तुम्हें। तो उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड कर दिए, उनके साथ कुछ इंजेक्ट वगैरह ऐड कर दिए। वो चलाए कुछ दिन, शॉर्ट नॉलेज थी, तो जैसे उन्होंने बोला आंख मीच के वैसे चलाने स्टार्ट कर दिए। रिप्ड हुए, लेकिन उस टाइप की फिजिक्स नहीं निकली जिस टाइप की निकलनी चाहिए थी। उसी रिप्ड में चले गए। मिस्टर यूपी हो रहा था लोकल में, तो ऐसे स्टेज पे जाके खड़े हो गए। फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि हाँ
पोजिंग, हल्की पोजिंग आती थी तो करी, ट्रायल हो रहा था मिस्टर यूपी का, तो सिलेक्शन हो गया। ओके, ट्रायल क्वालिफाई कर लिया? क्वालिफाई हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आके मेहनत करी, मिस्टर यूपी खेला, सेकंड प्लेस लगी। ओके। तो नर्वस भी हुए, बहुतों ने बोला कि सेकंड नहीं आना था, फर्स्ट आना था, ये है वो है फलाना। हाँ, लोग तो कहते हैं, है ना। तो उस टाइम पे ट्रेंडिंग में ये गेम ट्रेंडिंग में आने लगा हल्का हल्का। ओके। कि यूट्यूब से देखना कि कौन खेलते हैं। तो उस टाइम हमारे इंडिया के बॉडी बिल्डरों को कोई नहीं जानता था, सन 2013-14 में। हाँ। इतने खास लोगों को नहीं जानता। यूट्यूब की बहुत नॉलेज, इंटरनेट भी इतना अवेलेबल नहीं, भी इतना फास्ट नहीं था, तो लोग ना अपलोड नहीं कर पाते थे, बस मैनुअली आप घुमाओ, किसी से मिल लो, बस वही था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बाहर के बॉडी बिल्डरों को देखना स्टार्ट किया, क्योंकि हर जिम के अंदर जो था वो कोई इंडियन बॉडी बिल्डर्स नहीं था, सब बाहर के जे कटलर हो गया, उन्हीं फोटोज लगी हुई हैं, तो उनकी फोटो लगी रहती थी, तो उनको देखना पड़ता था। धीरे धीरे गेम ने उछाल मारी, धीरे धीरे आगे आए। उसके साथ साथ जैसे जैसे सप्लीमेंट इनटेक करने के पड़े और ये डाइट वगैरह लेनी पड़ी, तो उसके साथ साथ पता चला कि साइड इफेक्ट भी होते हैं। ओके। तो उसके बाद एक छोटा सा साइड इफेक्ट 90% लोगों को हो जाता है, एक्ने। ओके, ये क्या होता है? एक्ने होते हैं छोटे छोटे दाने निकल। हाँ, मैंने देखा, मैं वो क्वेश्चन करता आपसे। किसी के चेहरे पे निकलते हैं, किसी के कमर पे निकल बॉडी पर मैंने देखा, किसी के पेट पे, स्टोमक, चेस्ट वगैरह पे निकल जाते हैं। तो उस टाइम मेरी कमर जो थी, मेरी पीठ थी, वो पूरी भर चुकी दानों से। मैं गया, जब तक भी मैं उन लोकल कोच के पास ही था। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सभी की बॉडी पर वो दाने देखे हैं। नहीं, निकलते हैं लेकिन इतने नहीं निकलते। ओके। एक लिमिटेशन में हल्का मुल्का आप गर्म 2-4-10-12 तो उससे निकल जाए, वो ठीक है, उनका हो सकता है। लेकिन एक अनलिमिट निकलना ऊपर से नीचे तक, एक जगह ही नहीं बचना, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये कभी दर्द भी होता है? हाँ, लोटने कपड़े जैसे लेटना है, नहीं कपड़ों वगैरह में तो नहीं, लेकिन जब आप सोने की तैयारी करते हो तब चुभन होती है। है ना। तो जाके हमने अपने कोच से पूछा, उनको दिखाया कि भैया ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल है, ये तो हो जाता है, ये तो होता ही है, ऐसा ही कहते हैं। ये तो हो जाता है। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैं मिस्टर यूपी खेल के 1-2 इवेंट और खेले थे मैंने, तो उनके बाद में रुक गया। क्योंकि मेरे माइंड ने ये सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सही कर रहा हूँ। ओके, ये बहुत सही टाइम था सही सोचने का कि बॉडी पर दाने बढ़ रहे थे। मैं ऐसा पहला इंसान नहीं था जिसके निकले हुए थे, लेकिन मेरे माइंड ने सिर्फ इतना काम किया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ अपने साथ। धीरे धीरे मैंने गूगल ने बढ़ोतरी मारी। हाँ। नेट 2G से 3G हुआ। हाँ। तो स्पीड बढ़ी, उस पर फिर पढ़ना स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी मिली कि हाँ भाई ये सही नहीं है। उसके बाद जो जिम ओनर थे उनसे बोला कि भैया मैं ना कोर्सेज करना चाहता हूँ। ओके। तो उन्होंने मेरे को सलाह दी कि हाँ ठीक है, तू कोर्स वगैरह कर ले। तो उनसे भी झूठ बोला कि सेल्फ डिपेंड के लिए नहीं कर रहा मैं, ना सैलरी वैलरी पे काम करूंगा, कहीं पर्सनल ट्रेनर बनूंगा कोर्स वोर्स करके। लेकिन मेरे माइंड में यह था कि कोर्स करने हैं तो अपने लिए करना, सिर्फ अपने लिए कोर्स करने हैं, बाकी किसी के लिए कोर्स नहीं करने। तो कोर्स इसलिए किया कि कहीं ना कहीं मेरे साथ जो हुआ है मैं दूसरों के साथ ना होने दूं। धीरे धीरे मैंने कोर्सेज करने स्टार्ट करे। पहले मैंने CPT का करा, जो जर्नल PT वगैरह करते हैं। उसमें मुझे सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बताया गया कि बाइसेप्स कर्ल क्या होता है, कितनी मसल्स होती हैं, कैसे काम करते हैं, ट्राइसेप्स में कितनी मसल्स होती हैं, और बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, सबसे बड़ा पार्ट क्या है। तो उसको सीखा, मजा आने लगा धीरे धीरे। वहीं पे एक सेंटर था उनका, तो उसमें वो बताते थे, बायोमेट्रिक मशीनें होती थी उनकी। जो जिमों में मशीनें होती हैं, सिखाने वालों की उनकी मशीनें अलग होती हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने उन पे वर्क कराना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस मसल्स को ऐसे टारगेट किया जाता है, इस मसल्स को ऐसे टारगेट किया जाता है। प्रैक्टिकल तो पहले से ही था एनाबोलिक्स का, लेकिन थ्योरिकल्स में समझना बहुत डिफरेंट था कि एस्ट्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, सारा कुछ समझना बहुत। तो माइंड ने फिर से बत्ती जला दी कि भाई अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत सीखना बाकी है। अभी सीखा ही क्या, एक्सरसाइज तो सीखी है। फिर वहीं पे एक कोच थे, एज अ सीनियर मास्टर भी थे, ट्रेनर थे, तो USA से सर्टिफाइड थे। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं सर मुझे ना एनाबोलिक्स अब नाम दे देते हैं। हाँ। पहले हमारी भाषाओं में मैं गाँव का हूँ तो गाँव के तरीके से मैं कह लूँ मुझे तो इंजेक्शनों की जानकारी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने बोला इंजेक्शन नहीं बोलते इनको, एनाबोलिक्स बोलते हैं या एस्टेरॉयड बोल देते हैं।
तो ऊपर से चला गया एस्टेरॉयड सुन के नाम, ऊपर से चला गया। एनाबॉलिक्स याद रह गया कि हाँ एनाबॉलिक्स की जानकारी लेनी है। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये भी आप ही कराओगे कि नहीं। उनके पास क्या था, वो पर्सनल ट्रेनर तक ही कराते थे, उसके बाद नहीं कराते थे। ओके। तो उसके बाद मैंने फिर से एक दूसरा इंस्टीट्यूट पकड़ा जिसका नाम था IFA। ओके। वहाँ से मैंने उस इंस्टीट्यूट को पकड़ा, मैंने उसमें उनसे पूरा पूछा तो उन्होंने मुझे फिर से बेसिक से उठा लिया, एनाबॉलिक्स के लिए भी और सब चीज़ों के लिए, कि फिर से वर्कआउट वगैरह जीरो से पकड़ लिया। मुझे भी मज़ा आ रहा था सीखने में। सैटरडे संडे क्लासेस होती थी तो उसमें टाइम नहीं लगता था, टाइम ही टाइम था अपने पास, तो सीखने में मजा आया। फिर उसके बाद एनाबॉलिक्स की जानकारी मिलने लगी धीरे धीरे कि डेनाबॉल क्या होती है। बहुत सारे एनाबॉलिक्स होते हैं, सबके नाम लूंगा तो शायद नहीं पूरा कर पाएंगे। तो बहुत सारे इंजेक्टेबल हैं और बहुत सारी टैबलेट्स हैं जिनके बारे में बताया गया, जिनकी हाफ लाइफ के बारे में बताया गया, जिनका ड्यूरेशन बताया गया, कितने टाइम में लिया जाता है, कितना ले सकते हैं, साइकिल कितनी है, कितने mg तक जा सकते हैं, सारा कुछ बताया गया उसमें। लेकिन ये था कि इतने ज़्यादा अंदर डीप नहीं गया था। तो मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, मुझे मज़ा भी आने लगा। फिर मैंने फिर से अपनी बॉडी पे काम करना स्टार्ट किया। कि अब थोड़ा सा नॉलेज हो गई है, अब नॉलेज हो गई है तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो अभी क्या होता है इसमें कि जिस जिम में मैं कर रहा था, तो एक होता है ना कि इंसान यदि वेल डेवलप कर ले तो उससे लोग जलने लगते हैं, ऐसा होता है। तो कुछ जो मेरे ही साथ के थे वो मेरे से जेलिस करने लगे क्योंकि मैं नॉलेजेबल हो गया। हाँ सही बात है। अब जो कोई गलत कराता तो मैं उसको पकड़ लेता। सही बात है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और ये जो आप कर रहे हो ये पोस्चर भी गलत है आपका। जो जिम ओनर थे वो भैया थे, गांव से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कभी कोई इस चीज पे कोई सवाल नहीं उठाया। उल्टा उन्हें तो ये लग रहा था कि हाँ कुछ सीख के आया तो सिखा रहा है ना। उन्होंने उल्टा सपोर्ट किया। उनके पास भी बैठा, उनको भी प्रैक्टिकल बहुत अच्छी नॉलेज थी, थ्योरिकल नहीं लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो उनसे मैं डिस्कस करने बैठ गया, मैं ये क्या होता है पता सब था, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिकल, जिसने थ्योरिकल्स और प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम किसी की बॉडी को नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो मान के चलो जो मैं ले रहा हूँ वो दूसरे पे असर करे ना करे, और सूट करेगा नहीं करेगा, सूट करे ना करे, राइट। तो उसका क्या था कि उन्होंने मुझे बताना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे सब कुछ प्रैक्टिकल भी लेना स्टार्ट किया, और जो मेरे पुराने कोच थे मैंने उनका साथ छोड़ दिया। फिर माइंड में यही आया कि जो जिम ओनर है पहले उनके पास जाते हैं, उनसे लेते हैं थोड़ा सा। तो अपने साथ साथ कुछ बच्चों को अपने साथ लगा लिया, उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया। किसी को ये नहीं बताया कि मैं सर्टिफाइड हूँ। जो कोई कुछ बोल दे तो सुन लिया, लेकिन जिसने मेरी सुनी वो बहुत अच्छा, उसको गिरोह कराना स्टार्ट कर दिया। जो मेरी सुनता था वो गिरोह होने लगा। तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। धीरे धीरे पता चला कि फिर कि इस फील्ड में ये भी पता चला कि बिना कोच के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरों को तो बना सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो फिर जर्नी स्टार्ट करी। फिर एक बहुत पॉपुलर कोच थे, उनके पास गए, उनसे बैठ के बातें करी। कौन? मुकेश सर। कहाँ पर है वो? मुकेश सर की द्रोणाचार्य जिम है। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ट्रेनिंग ली है, नहीं, लेकिन ये है कि उनके पास गया, हो सकता है उन्हें याद भी ना हो मेरे बारे में। तो उन्होंने ऐसे बताया कि हाँ यदि इस फील्ड में आना है तो बेटा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, महंगा फील्ड है। ऐसे ही जाके बैठ गए, जिम में बात करी, आ गए वापसी कि माइंड से निकल गया कि हाँ यार बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, बड़ा महंगा एक्सपेंसिव फील्ड है और बहुत महंगा। क्या बताया उन्होंने ऐसा? उन्होंने बताया कि आप ना डाइट यदि सही से मैनेज कर लो तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मिस गाइडेंस दिया या कुछ बोला, लेकिन उन्होंने एनाबॉलिक्स के लिए मना कर दिया कि पहले आप नेचुरल करो। उसके बाद कुछ दिन लगे फिर से गाइडेंस, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास जाने के बाद से क्या, उनसे पहले से भी उनकी वीडियोस देखनी स्टार्ट करी। तो उनको जो ट्रेन करते थे वो थे धवन सर, उनके गुरु। तो उनकी वीडियोस देखनी स्टार्ट करी, मुकेश सर की वीडियोस देखनी स्टार्ट करी, और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स थे, सबकी वीडियोस इसलिए नहीं देखी कि ये एक मेरे टारगेट है, नहीं, मैंने ये देखना स्टार्ट किया कि हर कोई अपनी वीडियोस में क्या दिखाना चाह रहा है।
कि नॉलेज तो है, ट्रेनर्स हैं, थ्योरिकल Obviously, है, हाँ। सब कुछ है, और एनाबॉलिक्स की भी इतनी नहीं तो शॉर्ट टर्म जो उस जो भी टाइम knowledge चलते थे हम्म, उस टाइम की नॉलेज हो चुकी थी। तो देखा उनको, और ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं करी, जब भी वीडियो देखी तो एक गुरु की नज़र से देखी। तो उसके बाद मैंने एक कोच पकड़े जो दिल्ली से थे, लोकली कोच थे, तो उनको पकड़ना स्टार्ट किया। पकड़ के उनको उनसे उनके पास गया और तैयारी करनी स्टार्ट करी। जैसे ही तैयारी करी और थोड़ा सा बदलाव शरीर में आने लगा। ओके। बदलाव आने लगा, धीरे 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 जो कमियां थी वो कमियां भी दूर होने लगी बॉडी में से, स्ट्रक्चर में से वो कमियां दूर होने लगी। क्या बात है। फिर उसके बाद फिर से रिटर्न आए, एक दो गेम खेले, और जिस जिम में मैं पहले से था तो उस जिम में मैं करता था। तो वो भी जो भैया थे लाला यादव, वो भी तैयारी कर रहे थे। तो हम पहला कंपटीशन खेलने गए एलीट क्लासिक लुधियाना। ओके। जो मैंने खेले थे वो सब खत्म, फिर से स्टार्टिंग करी। 4 से 5 साल का गैप दिया, उसके बाद से फिर से स्टार्टिंग करी। तो फिर रिब्ड हुए, उनके साथ खेलने गए। तो वहाँ एलीट क्लासिक में एक से एक अच्छा कंपटीटर देखने के लिए मिला। दूसरी चीज पंजाब है, तो पंजाब हरियाणा ये तो पहले से पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है। तो वहाँ पे हम यूपी से जाना, वहाँ पे देखना और फिर भी बीट करना। तो लाला भैया तो टॉप 5 में और मैं टॉप 10 में। ओके। कोई मेडल हाथ नहीं लगा, लेकिन कंपटीशन खेल के आए, समझ में आ गया क्या चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है, कि सब कुछ समझ में आया। जजिंग भी समझ में आई, कहाँ अनफेयरिंग जजिंग होती है, कहाँ फेयरिंग जजिंग होती है, सब समझ में आया। क्या पोजिंग में डिफरेंस लगा? पोजिंग थोड़ी और, पोजिंग में सब चीज़ों में डिफरेंस लगा कि जो हमने यहाँ हम अपने यूपी में करते हैं, वो यदि आप किसी प्रोफेशनल के साथ लग रहे हो तो वो प्रोफेशनल एक अलग ही अच्छी पोजिंग सिखा सकता है आपको। आपकी प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया? हाँ, प्रिपरेशन समझ में आ गई। फिर से स्टार्टिंग करनी थी, तो कोई प्लेसमेंट हाथ नहीं लगी, लेकिन माइंड ने ये नहीं सोचा कि नहीं यार इस गेम को नहीं छोड़ो। माइंड ने यही काम किया कि हमेशा मन ने और माइंड ने दोनों ने एक ही जैसी बात करी कि नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं। अब फिर आज ना आएगा कभी तो आएगा, और बेटर बन के जाएंगे। तो उसके बाद बैठे रहे कुछ दिन, जिमों में गए, तो ये भी पता चला कि यदि अपनी खुद की जिम हो तो ज्यादा वर्कआउट कर सकते हो आप। तो कुछ दिन के बाद कितने घंटे वर्कआउट करते थे आप उस टाइम? मेरा वर्कआउट सेशन चलता था 2 घंटे। उसमें कार्डियो 30 मिनट्स का, और उसके बाद स्ट्रेचिंग। शुरू में भी स्ट्रेचिंग, लास्ट में भी स्ट्रेचिंग, और बीच का जो टाइम था वो वर्कआउट के लिए। प्रॉपर सेट अपने खत्म करनी, सुपर है तो सुपर करने हैं, और आपके नॉर्मल सेट्स हैं जैसे 7 से 8 होते हैं वो भी करने। डबल बॉडी पार्ट भी करते थे कभी कभी। तो सब चीज़ों को करते 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 आगे गए, लेकिन फिर भी एक चीज़ हमेशा खटकती रही कि कोई कोच नहीं है अपने पास। अब जिस कोच के पास जाएं उसकी फीस सुने तो क्या फीस रहती है ऐसे कोचेस की? पीछे हट जाए। देखो, हर किसी जितना पॉपुलर कोच रहेगा उसकी उतनी एक्सपेंसिव फीस रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो कोई एक्सपेंसिव फीस नहीं है, 6,000-7,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। बट यदि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान देखे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको अपने सप्लीमेंट्स भी निकालने हैं, उसको अपनी डाइट्स भी पूरी करनी है, फिर उसके बाद उसको अपना आना जाना कन्वेंस भी देखना है, और पॉकेट मनी उसे कुछ मिलने वाली नहीं। जो भी है उसे या तो जैसे जुगाड़ करना है, जो भी उसके पास है वो करना है। तो धीरे धीरे सिमेट्री बहुत अच्छी थी, एप्स थे, फिजिक्स इतनी अच्छी थी कि कोई भी देखता था तो वो ये देखने के बाद कोई भी यदि प्रोफेशनल कोच था वो ये कह देता था कि 2 से 3 महीने में कंपटीशन के लिए रेडी हो जाओगे। बहुत सारे कोचों के पास गया, बहुत सारे कोचों को इंस्टाग्राम मैसेज करने स्टार्ट किए, क्योंकि अब ये सन 2018 से क्या है, इंस्टाग्राम ने ज़्यादा उछाल मारा। और उसमें क्या था कि कोचेस बोलते थे कि भाई मेरे से ट्रेनिंग लेनी है तो डीएम करो। डीएम करो, तो डीएम का मतलब पहले तो समझ में नहीं आता डीएम क्या है। बहुत दिन ऐसे ही रहा कि डीएम क्या होता है। धीरे धीरे डीएम समझ में आया, डायरेक्ट मैसेज करना है, तो डायरेक्ट मैसेज किया। और जैसे ही पूछा कि भाई हम गुरुजी
एक चीज हो रहा है कि आप किसी को भी हो, किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो उधर से मैसेज रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार जब पहला डीएम किया था तो वो थे रामनिवास मलिक। ओके। IBBF प्रो अच्छे खासे मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। क्या बात है। तो उनसे मैसेज किया तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे से मिल आके। मैं नहीं सर, मिलना तो नहीं है, आप मुझे चार्जेस बताओ और कि तू ऑफलाइन लेगा ऑनलाइन लेगा पीटी। मैं कह लगा सर ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे, आप मुझे अपनी फीस चार्जेस बताओ। तो उन्होंने 3 महीने के मुझको 21K 18K के करीब बताए। तो मुझे उन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि 18K से तो मैं कम से कम अपना सप्लीमेंट स्टैक पूरा कर लूंगा। बिल्कुल, कि सप्लीमेंट स्टैक पूरा कर लूंगा, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहा कि कोच की जरूरत है। उसके बाद फिर से एक कोच आए, उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें तैयार कर दूंगा, कि बाय थ्योरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज तो तुझे बहुत अच्छी है, बस मैं तैयार कर दूंगा, एक काम करियो मुझे तू 6,000 रुपीज पर मंथ दे दियो। तो 18K एक साथ देने से बढ़िया था कि ये सोचा कि 6,000 रुपीज पर मंथ दे देंगे। तो जिम वहीं पे थी, जो लाला यादव जी भैया थे उनकी जिम को स्विच किया, दूसरी जिम को ज्वाइन किया। तो दूसरी जिम का नाम था मास्टर। बहुत अच्छी वेल एंड गुड थी, अच्छा इंटीरियर, एटमॉस्फेयर अंदर का अच्छा, एक से एक अच्छा एथलीट उसके अंदर बाहर से ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं। और 2-3 कम से कम जो यूट्यूबर हैं, जैसे राजवीर भैया हो गए, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, रूबल धनकर, तो वो उस जिम में आते थे। क्या बात है। उसमें शूटिंग वूटिंग होती थी, देखने के लिए मिलता था। तो माइंड में ये रहता था कि जब इतने अच्छे और इतने प्रिपरेशन करे हुए लोग यूट्यूबर आके यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो जिम तो अच्छी है। दूसरी चीज ये कि वो जिम भी हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, जुगनी यादव जी। क्या बात है। मेरे घर के सामने रहते हैं। क्या बात है। तो भैया भी हैं। तो उनसे जाके कहा तो उन्होंने बोल दिया कि आजा जिम आजा। तो जितनी अच्छी जिम उतनी हाई कॉस्ट उसकी फीस। तो मुझे लगा कि भाई यार फीस ज्यादा होगी। तो मैं गया। उस टाइम मेरी जिम का कोई प्लान नहीं था। मैंने कोई जिम खोलने का कोई प्लान नहीं करा था। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई दोबारा। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है तू कर आके। मैं गया, मैंने फीस पूछी उनसे, बड़ा नर्वस होके जैसे पूछते हैं, मैंने फीस पूछी तो उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि फीस नहीं है और आ तो ट्रेनिंग कर अपनी। मैं गया, मैंने ट्रेनिंग करी, मैंने वहाँ से कोच उठाया, उसने मेरे से पेमेंट के लिए बोला। मैंने ठीक है। ऐसा नहीं था कि फीस जिम की फीस नहीं देती, दी जाती, जिम की फीस दी जाती। वो अपने मुंह से मांगते, या मैंने भी कई बार सोचा कि लो मैं पे कर दूं, मैंने देने की कोशिश भी की तो उन्होंने रिटर्न दे दी। एक बार मैंने उनको 2500 रुपये दिए तो उन्होंने वो रिटर्न कर दिए मुझे। तो उन्होंने बोल दिया कि यदि फीस दो तो यहाँ मत आना। क्या बात है। तो इतना सपोर्ट भी बहुत है कि यदि देखा जाए तो एक BCAA का बॉक्स आ जाता है 2500 रुपये में। बिल्कुल। तो मुझे बस मेरे माइंड में ये कि BCAA का काम चल गया। उसके बाद अंदर कोच जो बैठे हुए थे उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमारे तो चार्जेस हैं, क्योंकि हमें भी देने पड़ते हैं भाई, हम जॉब कर रहे हैं। और वो चीज़ मुझे उस टाइम समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में समझ में आई कि जो व्यक्ति यहाँ के जॉब कर रहा है, अपने 12 घंटे दे रहा है, तो उसका चार्जेस तो बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। क्योंकि जैसे हम अपना डाइट का, सारी मील्स का पूरा कर रहे हैं, वो भी तो हम ही पे है। तो मैंने उनको फीस के लिए हाँ बोल दिया, मैंने उनको फीस देनी स्टार्ट की। तो मैंने जैसे जैसे ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी, हर ट्रेनर का अपना कराने का एक अलग तरीका है। बिल्कुल है ना। कोई सुपर सेट कराता है, कोई ड्रॉप सेट कराता है, कोई होल्ड सेट कराता है, कोई फास्ट सेट कराता है। तो हर तरीका हर किसी का अलग है। तो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, लेकिन मुझे उनकी ट्रेनिंग समझ में नहीं आई, मजा नहीं आया। यानी कि कोच थे, खुद ही समझ में आया था ना कुछ टाइम काफी लोग। और दूसरी चीज बॉडी रिस्पॉन्स देती है। हाँ बिल्कुल। जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो आप या तो आप में कमी है, या आपकी मील्स में कमी है, या फिर कोच में कमी है। तो वहाँ पे जितनी मील्स उन्होंने बनाई वो बराबर चल रही, जितना उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स बताया वो सब कुछ चल रहा। सब कुछ होने के बावजूद जब रिजल्ट नहीं दिखाई दिया तो इंसान अंदर से ना
नर्वस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है कि हाँ। तो उसके बाद एक ट्रेनर ने वहाँ पे ज्वाइनिंग करी जिसका नाम था दिलसाद, और इस फील्ड में मोमडन बहुत आगे हैं, ये मैं मानता हूँ। ओके। हालांकि फील्ड तो सभी के लिए है, लेकिन हमारे दिल्ली एनसीआर में यदि देखा जाए कैटेगरी में, तो मोमडन्स फिजिक्स अच्छी लेके आते हैं, क्योंकि एक तो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन पूरा कर लेते हैं, और वेजिटेरियन थोड़ा डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन एक तरह की एक यूनिक फिजिक्स नहीं आती उनकी निकल के, एक सिमेट्री नहीं बन पाती। और फाइबर्स की बात करें, हालांकि अब तो बहुत सारे एडवांस चल गए हैं सप्लीमेंट्स वगैरह, तो पूर्ति हो जाती है, बट पहले नहीं था। अब इसे भी कम से कम सन 2018-19 में ऐसी चीज़ें नहीं थी, इतनी नहीं थी। 20 से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया है इस चीज़ पे। उसके बाद वो आए, उन्होंने मेरे से चार्जेस बताए कि भाई 6000 पर मंथ मैं लेता हूँ, तो उस करते हैं। मैं ठीक है, करते हैं। मैंने उनसे 1-2 हफ्ते पहले ट्रेनिंग ली, मुझे उनकी ट्रेनिंग समझ में आई, मज़ा आया। एक नया तरीका सीखने के लिए मिला ट्रेनिंग में। तो मैंने जब उनसे ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी, तो उस टाइम मेरी बॉडी ने थोड़ा सा डेवलप दिया, हल्का सा, तो दिखा भी वो। और दूसरी चीज, उनसे सेल्फ वर्कआउट के लिए जो जिम ओनर थे, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली, तो माइंड में ये भी था कि जब जिम ओनर ट्रेनिंग ले रहा है तो कुछ तो बात है। उसके बाद उनसे ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी, कुछ दिन रिस्पॉन्स आया अच्छा। उसके बाद टाइम का इशू हुआ, थोड़ा सा डाइट का इशू हुआ, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई बॉडी के अंदर, जिसके टेस्ट वगैरह करवाए, तो उसके बाद ड्रॉप कर दिया, वहाँ से ड्रॉप कर दिया। फिर देखा उनके बारे में, निकाला कुछ, तो पता चला कि भाई वो भी किसी से सीख के आए हैं या सर्टिफाइड है ट्रेनर, बट मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। काफी टाइम होल्ड रहा, पहले अपने आप को प्रिपेयर किया। क्या प्रॉब्लम आई? कोई साइड इफेक्ट था किसी सप्लीमेंट का, प्रोटीन किसी एनाबोलिक्स का साइड इफेक्ट हो गया था। ऐसे तो नहीं पता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड चलते हैं, तो कुछ ना कुछ बिल्कुल पता नहीं किसने क्या किया, क्या प्रॉब्लम थी। तो या तो ये हो सकता है किसी कंपाउंड में कुछ कमी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई खुल के नहीं बोलता एस्टेरॉयड के बारे में, लेकिन एस्टेरॉयड लेने का मतलब यही है कि आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ये जो एस्टेरॉयड ले रहे हैं, वो उनको भी पता है कि आप एक रिस्क पे काम कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। जो बॉडी एक दिन में एक इंजेक्ट नहीं झेलती, या आप एक इंजेक्ट नहीं कर सकते, उससे भी पेन हो सकता है। और एक बॉडी बिल्डर, मैं इस चीज का यह है कि पीठ थपथपाने वाली बात है लोगों की, जो इस फील्ड में है, जो इस प्रोफेशन में है, वो इतना अपने आप को टॉर्चर करता है कि कोई इंसान टॉर्चर नहीं करेगा। इतना तो इंसान अपने आप को रियल लाइफ में टॉर्चर नहीं करता जितना एक बॉडी बिल्डर अपने आप को टॉर्चर करता है, हर चीज़ में, वर्कआउट से लेके, डाइट से लेके, और अपना एनाबोलिक्स से लेके, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। इतना टॉर्चर करता है वो अपने आप को कि वो रात की नींद उड़ जाती है उसकी। क्या प्रॉब्लम? मैंने सुना है थोड़ा बहुत कि रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। हाँ, देखो, सबसे ज़्यादा तो ये कि एक मैसेज तो मेरा ये सभी के लिए कि यदि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो प्री वर्कआउट मत लो। यदि आप प्री वर्कआउट ले रहे हो तो आप पहले तो डिस्टर्ब हो रहे हो अपनी नींद से, आपको वह अच्छी नींद नहीं आएगी, आप वेल स्लीप नहीं कर सकते कभी भी। दूसरी चीज ये, जब आप इतने सारे सप्लीमेंट्स ले ही रहे हो तो फिर प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है। जनरली ऐसा होता है, मैंने आजकल मतलब अक्सर मैं देखता हूँ लोग स्टार्ट रनिंग करता हूँ एक्चुअली में, और तो पहले प्री वर्कआउट ही लेते हैं बहुत सारे लोग। इवन जिम में भी पहले प्री वर्कआउट लेंगे, फिर कहते हैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छी से एक्सरसाइज कर पाता हूँ। लोगों की तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि आप प्री वर्कआउट लेने के बाद कुछ देर के लिए एनर्जेटिक रहोगे, लेकिन पूरे दिन आपको टायर्ड फील करोगे। आपको ना एक लूजनेस दिखाई देगी अपनी बॉडी में, एक थकावट। यदि आप नेचुरल वर्कआउट कर रहे हो, इंसान वर्कआउट इसलिए करता है क्योंकि वो चुस्त रह सके, फिट रहे, फुर्ती रह सके उसके अंदर। लेकिन प्री वर्कआउट एक ऐसी चीज है कि यदि उसे लिया जाए ना, तो वो कुछ देर के लिए
करंट लगा सकता है, एक तरह से एनर्जेटिक कर सकता है इंसान को, लेकिन फिर उसके बाद वो लेजी फील करा देता है। क्योंकि मुझे लगता है बॉडी में एनर्जी वो उसी को ही, मतलब मेडिसिन ने उसने पुश कर दिया, आपने सारी खर्च कर दी, फिर आप खत्म। आप अपने सेल्फ माइंड से तो खेल ही नहीं रहे, आप अपने सेल्फ तरीके से जोर लगाएंगे, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, वो जो सच में स्ट्रेंथ है वो नहीं आ रही, वो नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। आप बस उसकी इचिंग से या उसकी हीट से आप काम कर रहे हो, बिल्कुल, है ना। बहुत से आपने देखा होगा डेडलिफ्ट करते हैं, अमीनो, हाँ मैं देखा, स्मेल करते हैं, वो भी गलत है। वो एक प्रोफेशनल के लिए बनाई गई है। आजकल क्या है, शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे कोई भी बच्चे कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे देख लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और उसको लेते हैं, उसके बाद डेडलिफ्ट मार रहे हैं। और रिसेंटली ऐसा भी हुआ है बहुतों के साथ कि वो उन्होंने डेडलिफ्ट 120 140 या 200 प्लस उठाई है और रिसेंटली उनको अटैक हो गया और वो ऑन द स्पॉट में ही साइलेंट। अच्छा, अमीनो कैसे काम करता है बॉडी में? अमीनो का काम करने का तरीका, हमारी बॉडी को ना 21 से 22 तरह के अमीनो एसिड चाहिए, जिसमें लूसीन भी होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। यदि बॉडी की संरचना देखी जाए तो अमीनो एक लेयर की तरह ही काम करता है बॉडी पे। अमीनो एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है। मान के चलो एक बैटरी है, जब तक उसे चार्जर नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा, है ना। बताने का तरीका सबका अलग अलग है, कोई थ्योरिकल बताता है ऐसे करना है वैसे करना है, अमीनो ये है अमीनो वो है, लेकिन अमीनो का सही मतलब ये है कि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। जो स्मेल कर रहे हैं, क्या मैं बोलूँ वो नशा हो गया एकदम से? वो अमीनो नहीं कह सकते उसको। वो क्या होता है? वो एक तरह का माइंड को थोड़ी देर के लिए सुन करना होता है, कि आपने थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल गए हो, आपको बस ये टारगेट दिखाई दे रहा है कि आपको इसको उठाना है बस। मतलब नशा, माइंड आपका सुन हो गया। हाँ, वो अमीनो कहने के लिए अमीनो है, लेकिन वो अमीनो नहीं है, एक तरह का ड्रग है। ओके, देखा जाए तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वेट उठाते हुए पहले वो स्मेल करेंगे, उनका को पीछे बहुत कस के थप्पड़ मारेगा उनको एकदम से, फिर उसको उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस उनको वो टारगेट दिखाई देता है कि मुझे 200 पार करना है। ओके, चाहे उनकी उसमें जान चली जाए। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। आप यदि किसी की स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो तो उसको नेचुरल गेन करो। ओके। जॉब्स बता रहे थे कि पहले कोचेज स्टार्टिंग के 15-20 डेज से मना करते थे आपको रियल स्ट्रेंथ से काम करना। आई थिंक वो बहुत अच्छा प्रोसेस था। वो प्रोसेस आज कोई यूज नहीं करता, पर वो बहुत अच्छा प्रोसेस। वो प्रोसेस ये था कि आपको पहले वो डंबल प्लेट्स पे जाने ही नहीं दे रहे। वो क्या काम कराते थे, बेटे चलो स्क्वाट्स लगा लो, कितनी लगानी है, 50 से स्टार्ट कराया, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ वो 800 तक पहुंचा रहे हैं। पुशअप्स लगा लो, तो पुशअप्स कोई भी आएगा पहले फर्स्ट डे तो वो परफेक्ट पुशअप्स नहीं करेगा, पोस्चर सही नहीं होगा, पोस्चर सही नहीं है उसका करने का तरीका गलत है और मूवमेंट्स गलत हैं उसकी सारी देखी जाए तो। कोच का पहला, मेरे हिसाब से पहला रूल यही होना चाहिए कि उसके पोस्चर सही कराओ आप। ओके, उसको बताओ कि पोस्चर क्या होते हैं। यदि उसे यही नहीं पता कि मेरे पोस्चर गलत है तो वो तो उसका स्ट्रक्चर गलत बनना। बिल्कुल बिल्कुल। यदि उसका पोस्चर ही गलत नहीं, पोस्चर गलत है तो आप उसको क्या सिखा रहे हो, कुछ नहीं सिखा रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि कोई भी कोचेज, जितने भी कोच हैं, यदि वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, बस आते हैं उनके माइंड में ये हो कि मैं तो इसको तैयार करूंगा सप्लीमेंट बेस पे, तो मैं उसे कोच नहीं मानता। ओके, कोच का पहला मतलब ही ये बनता है कि पहले उसे सजेस्ट करो, पहले उसकी रियल स्ट्रेंथ तो देखो, उसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। सच बात, विदाउट एनी सप्लीमेंट और विदाउट एनी सप्लीमेंट, नॉर्मल डाइट पे क्या करते हैं। हाँ, नॉर्मल डाइट। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप ना, कोई वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेज पे लेके आ रहे हो, ये गलत है। ओके, हाँ, पुश करते हैं नॉन वेज के बिना नहीं हो पाएगा, नॉन वेज के बिना नहीं हो पाएगा, नॉन वेज के बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस नॉन वेज का और वेज का अब जाके पता चला है कि वेज में भी उतना ही प्रोटीन होता है जितना नॉन वेज में होता है, लेकिन डिपेंड कि आप ले कैसे दो। सही बात है, आपको लेना कैसे है। अब फिर से वहीं से लौट के आते हैं, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली तो मुझे समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन होल्ड पे रहा तो मेरे प्रॉब्लम हुई थी ज़्यादा एनाबोलिक्स लेने से। फेफड़ों के नीचे लंगस होते हैं सांस की नली के पास, छोटे छोटे, वो जुड़ जाते हैं आपस में। ओके, तो उससे मुझे प्रॉब्लम हुई कि मेरी कम से कम 3 से 4 महीने हिचकी नहीं रुकी। ओके, हिकअप्स आने लगी। ओके, मैंने उनसे पूछा, भैया मुझे हिकअप्स लग रही हैं। हिकअप्स लगने के कारण, मतलब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे फिर भी हिकअप्स आ रही है। तो उन्होंने 1-2 दिन हुई तो 1-2 दिन के लिए बोला कुछ नहीं, नॉर्मल है एक। लेकिन उनकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने जब मुझे 2 से 3 दिन ज़्यादा हो गए तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने कोई ये मुझे दिलासा नहीं दिया कि कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं है तो ठीक हो जाएगी। मैंने दुनिया भर के देसी नुक्ते
ट्राई कर लिए, पानी पियो या खाओ, पानी पियो, चीनी खाओ, शुगर इनटेक करो, हिचकी बंद हो जाएंगी, कब्स बंद हो जाएंगी, 24 घंटे के लिए रखती है। जो यूट्यूब पे मिला, वो यूट्यूब पे जो जिसने बोल दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर ले, काला चूरन खा ले, कायम चूरन खा ले, ये कर ले, वो कर ले, सब कुछ है ना, लेकिन वो तो किसी और चीज से लग रही थी, उनका पता कैसे चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया, चेकअप में कुछ नहीं आया, लेकिन हिचकी बंद नहीं हो रही थी, तो मैंने जिम को ड्रॉप कर दिया। मैंने छोड़ा, मैं पहले अपना ठीक हो जाऊं। तो उस बीच में मेरा ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ, इतना तो मेरा सप्लीमेंट में भी नहीं हुआ जितना मेरा कम से कम उसमें हो गया, 1,80,000 के समथिंग मेरा 2-3 दिन में ही लग गया था। चेकअप वगैरह में सारे चेकअप हुए, पूरा अल्ट्रासाउंड हुआ, गैस की वजह से लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, जिस डॉक्टर के पास। एक चीज़ और, मैं ये मैसेज रियलिटी में पहुंचाना चाहता हूँ कि यदि एनाबॉलिक्स से किसी को परेशानी हुई तो कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा। कोई डॉक्टर, हाँ वो बोल देगा कि एस्ट्रॉयड से हुई है, लेकिन पूरी प्रॉपर जानकारी उसे नहीं मिल पाएगी कि ये किस वजह से फॉल्ट हुआ है अंदर। आप इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल बॉडी को देखने के चक्कर में अपने ऑर्गन्स खराब कर देते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी परेशानी है कि या तो आप सस्ता कोच ढूंढ रहे हो, आपके पास अच्छा कोच नहीं है, क्योंकि जितने अच्छे कोच हैं वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करा के चलाएंगे, धीरे धीरे। वही वाली बात है ना कि पहले पुशअप से स्टार्ट कराया, स्क्वाट से स्टार्ट कराया, फ्री वेट एक्सरसाइज। मुझे 3 साल हो गई अपनी जिम को चलाते हुए। मैं कोई भी मेरा बिगनर आता है, मैं उसको डंबल वेट के लिए नहीं जाने देता, ना ही रोड पे जाने देता। पहले मैं उसे जो पिल लोडेड मशीनें हैं उन पर, और सबसे ज्यादा फ्री वेट एक्सरसाइज, क्योंकि मैं उसको ये सिखाना चाहता हूँ कि पहले आप प्रिपेयर तो हो जाओ कि आप करने क्या आए हो। बिल्कुल, क्योंकि आप जिम में करने क्या आए हो। 3 से 4 साल मुझे हो गई अपनी जिम को रन करते हुए, तो मेरे माइंड में सिर्फ ये है कि बच्चा आता है, आने के बाद ईगो वेट लिफ्टिंग भी करता है। हाँ, वो ईगो लिफ्टिंग बहुत होती है। ईगो वेट लिफ्टिंग बच्चा करना ही करना है, उसको देखना है, वो यूट्यूब पे देखता है, ये मार रहा है मैं भी मार लूंगा। लेकिन ये फर्ज आपका बनता है, चाहे आप जिम के ओनर हो, ट्रेनर हो। ये ट्रेनरों के लिए भी मैसेज है मेरे लिए कि आप ट्रेनर हो तो उसको बताओ, समझाओ। नहीं समझता है तो उसे प्यार से समझाओ, फिर भी नहीं समझता है तो उसे ऐसी एक्सरसाइज कराओ कि वो फील करे कि नहीं रोड प्लेट डंबल्स, पहले इसे तो सीख लूं। सही बात है। पहले उसे इंचेस सिखाओ, इंचेस कहाँ से आपका करेक्शन मूवमेंट होने वाला है, कहाँ से आपको पकड़नी है। सही बात है। आड़ी टेढ़ी कैसे पकड़ रहे हो, क्या साइकिलिंग कितनी देर करनी चाहिए, कार्डियो में क्रॉस ट्रेनर कितनी देर करना चाहिए, ट्रेडमिल्स पे क्या है। आजकल क्या है, आजकल लोगों ने एक नया फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट किया है जिमों में। जो फैटी लोग आते हैं ना, वो ट्रेडमिल्स पे भागते हैं। हाँ, सबसे पहले ट्रेडमिल ही पहुंच जाते हैं, पहले ट्रेडमिल जाएंगे, जिसमें कि पहला नियम ये बनता है आपका कि आप पहले अपनी बॉडी को फुल्ली स्ट्रेच करो। यस। उसके बाद आप ना एक टाइमर सेट करो। कोई यदि ये कहता है ना कि मैं आधे घंटे 1 घंटे ट्रेडमिल्स पे करूंगा तो मेरा फैट कम हो जाएगा, इनफ, ये गलत है। आप यदि 10 मिनट अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो और आप फ्लोर एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो तो आपका फैट कम होगा, ना कि ट्रेडमिल पे दौड़ने से फैट कम होगा। फ्लोर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हाँ, फ्लोर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो अच्छे कोचेज हैं वो ट्रेडमिल ज्यादा कराते ही नहीं बच्चों को। एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, वेट बहुत ज्यादा है और ट्रेडमिल चले गए, आपने नीज में प्रॉब्लम कर लिया। नीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि जो व्यक्ति कोई बच्चा है 19 से 20 साल का, तो उसके घुटने अच्छे हैं, वेल एंड गुड, उसके सब कुछ बढ़िया है, और किसी आप 45 साल के व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, यदि उससे कहोगे ट्रेडमिल पे दौड़, तो वो तो अपने घुटने ही खराब कर रहा है। आपके कहने पे चला तो जाएगा, पर है ना, मसल्स पेन करेंगे उसके, सारे जॉइंट पेन करेंगे, एंकल्स पेन करेंगे उसके सबसे ज्यादा। और ये कमेंट में भी होगा, कोई भी कर सकता है, यदि हमारा जब वीडियो जाएगी तो ये कोई ना कोई बताएगा जरूर कि हाँ, ट्रेडमिल पे दौड़ने से सबसे ज्यादा एंकल्स में प्रॉब्लम होती है, एंकल्स में पेन होना स्टार्ट होता है। हमारे जो नीचे के जॉइंट होते हैं, फुट के जॉइंट, उसमें पेन होना स्टार्ट होता है। इसके डिफरेंट में यदि आप फ्लोर रनिंग करो तो एक दिन वहां पे क्या है, वहां पे आपका सांस भी देखा जाएगा, आपकी ब्रेथ कैपेसिटी देखी जाएगी कि आप कितना दौड़ रहे हो।
तो आपको पता चलेगा। एंकल्स में वहां भी आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी रनिंग की दूरी बढ़ती, डिस्टेंस दूरी बढ़ती चली जाएगी, कि आज आपने 500 मीटर की लगाई, कल आपने 1 किलोमीटर की लगाई, परसों आपने जितना आप बढ़ाओगे उतना आपका पेन रिलीफ होता चला जाएगा। और एंकल से ही नहीं, आपके ओवरऑल पूरी बॉडी में से एक पेन रिलीज होगा, स्वेट ज्यादा आएगा। हाँ, आप फ्लोर रनिंग कर रहे हो तो आपको स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होने वाली है। और वॉक ही कर लो, रनिंग तो छोड़ो। हाँ, वॉक ही कर लो। बिल्कुल। यदि आप फिट होने आए हो तो वॉक ही कर लो। एक स्पीड, एक चाल, एक दूरी बनाओ अपनी, एक स्पीड तय करो कि हमें इस स्पीड से जाना है, ना कि आप स्लो जा रहे हो, तो आप उससे भी फिट हो सकते हो। क्या बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी टिप एक्चुअली, लोग फॉलो करें बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैंने पिछले कुछ दिनों ऑब्जर्व किया कि जिम में डेथ बहुत हो रही है। मतलब अक्सर मैं दिख रहा हूँ एक्सरसाइज करने के बाद घर जाके लेटा बंदा डेड। वो क्या रीजन है मतलब इसके पीछे? देखो, इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। एक तो यदि जिमों में डेथ होने का मेन कारण है कि आपके पास एक फैटी बंदा आया, बहुत हेल्दी फैट। नहीं, मैं तो फिट बंदों की बात हूँ, बॉडी बिल्डर है उनकी भी रहती है कुछ, आपने केस पता ही होंगे जो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर। इन केस बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, लेकिन इसके लिए ना जिम के लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा। ओके, है ना। इसमें यदि आपको पहले से ही पता है कि मैंने बताया ना कि मेरे हिकअप्स लगनी स्टार्ट हुई, मैंने जिम को ड्रॉप किया, पहले मैंने अपना इलाज करवाया। ओके, है ना। अब जब आपको पता है पहले से कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, सब कहते हैं कि बॉडी नहीं रिस्पॉन्स बताती है, बॉडी नहीं बताती है कि हमको प्रॉब्लम है। बॉडी हर कुछ बताती है। यदि आपको हेडेक है ना, तो आपको सिग्नल आएगा। बिल्कुल। कैसे पता चलता है हेडेक है? माइंड से कॉन्ट्रैक्शन होता है ना बॉडी का, कि आपको कैसे पता चला है यहीं पे सिर में दर्द है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉडी हर एक छोटे से छोटा मूवमेंट बताती है आपको। यदि इस जगह भी पेन है ना, नेल्स में भी पेन है, तो बॉडी बताती है। तो आपको ऑब्जर्व करना है बॉडी को भी। आपको ऑब्जर्व करना है, आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यदि आप इसी फील्ड में प्रोफेशनल हो, जैसे आपने बोला कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की होती है, वो क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। ओके, छोटा मोटा दर्द है, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली बॉडी बिल्डर्स में ये भी होता है ना कि वो दिन भर इतना ज्यादा वेट उठाते हैं, उनको आदत पड़ चुकी होती है पेन को झेलने की। यार ठीक, यार ये रिकवरी होगी, कल तक ठीक हो जाएगा, टालते हैं। एक टालना, वही तो टालना। मैं इसी चीज को तो बताना चाह रहा हूँ कि टालना नहीं चाहिए। यदि आप हर चीज को एक नियम रूल रेगुलेशन से कर रहे हो, तो आप हष्ट पुष्ट रहोगे। मुझे ओवरऑल, मैंने सन 2010-11 से स्टार्ट की थी, सन 2025 चलने वाली है, तो मुझे तो नहीं लगता कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हुई थी एनाबोलिक्स से लेके, वरना मैं कहता हूँ कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मुझे फीवर कब हुआ है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैंने कुछ बॉडी बिल्डर से मिला हूँ, उनका ये क्वेश्चन रहता है, मतलब उनकी ये कंप्लेन या कुछ ऐसा, या रूमर्स भी कह सकते हैं इस चीज़ को, कि हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाता है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हमको लेने से। देखो, मैं बताता हूँ आपको, स्पर्म कम होना यानी टेस्टा कम होने, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। ओके, एटलीस्ट यदि समझना चाहिए तो आप एक छोटी सी फॉर्म समझो कि हमारी बॉडी 100 यूनिट्स के करीब टेस्टा बनाती है, जो बनानी है उसे। लेकिन जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं वो 250-250 mg 300-300 mg इनटेक कर रहे हैं। तो बॉडी कुछ दिन के लिए उसे शट डाउन कर देती है। ओके, खुद से बनाना बंद कर देती है। खुद से बनाना बंद कर देती है, उसको शट डाउन कर देती है। लेकिन ये नहीं है कि उसके टेस्टोस्टेरोन बनने बंद हो गए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल आप डाल रहे हो। तो एक चीज है कि किसी को बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है, तो वो क्यों काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्टा जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो सकते हैं, बनने बंद नहीं हो सकते। ओके, मतलब आफ्टर सम टाइम रिकवर हो जाएंगे वो। आफ्टर सम टाइम रिकवर, आप जब छोड़ोगे, वॉश आउट करोगे, वॉश आउट करने के बाद आप नेचुरल अपने फूड्स पे जाओगे, जैसे घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गई। नेचुरल फूड्स भी तो जरूरी है। ओके, मतलब वॉश आउट का मतलब है आप जब इवेंट खेल कर आए, उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। कुछ मेडिसिन होते हैं और डॉक्टर के सलाह से, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे वॉश आउट, हालांकि वॉश आउट नहीं होता है। देखो, मैं बताता हूँ, मेरा मानना, हालांकि देखो मेरे से भी अच्छे कोचेस बैठे हुए जिनको जानकारी है। एक आप मसल्स रिकवर कर सकते हो टैबलेट्स फॉर्म पे, या आप एक सिमेट्री बनाई हुई है, आप उसको आप वर्कआउट छोड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं लूज होगी। तो मेरा मानना यह है कि उसको बचाने के लिए वॉश आउट बनाया गया है। ओके, हालांकि रिकवरी जो है वो आपके नेचुरल फूड से है।
ओके अगर आप कुछ मेडिसिन ना लो, मतलब ये इवेंट मेडिसिन नहीं लो, देखो मेरा मानना ये है, एनाबॉलिक्स में यदि किसी ने पढ़ा है तो एनाबॉलिक्स में हर एक कंपाउंड की अपनी एक हाफ लाइफ लिखी हुई है। ओके कि वो बॉडी में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 दिन या जो भी है, एनी अदर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते या 1 महीने रहना ही रहना है। ओके तो आप एक इंजेक्ट करने से या जिसका नाम वॉश आउट बोल देते हैं, इसको करने से कैसे निकाल सकते हो उसको? नहीं निकाल सकते ना। जो आपके एस्टेस्ट्रा हैं वो तो अपने तरीके से रिकवर होंगे। जो आपकी बॉडी में जो उसकी हाफ लाइफ है वो तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी साइकिल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉयड होगी ना, वो उतने दिन रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मेरा मानना, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, हो सकता है मैं कमेंट गलत कर रहा हूँ इस चीज पे, मेरा मानना यह है कि आप जितना आपने इनटेक किया है, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में है या आप आर्टिफिशियल एस्टेरॉयड ले रहे हो, है ना, एनाबॉलिक्स ले रहे हो, तो आप अपने आप को टाइम दो। ओके स्लोली उससे रिकवर होने का। उससे आपको ना अपने माइंड पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप यदि ये सोच रहे हो कि मेरी बॉडी घट रही है या मैं कम हो रहा हूँ या मैं इवेंट पे ऐसा था, इवेंट के बाद ऐसा हो चुका हूँ, तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए पेशेंस इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी नेचुरल भी तो पावर बूस्ट करनी है। वो बूस्ट होगी आपके घर का खाने से, घर के खाने से। घर का खाना संजीवनी बूटी है। हाँ, वो घर का बिल्कुल ये हर किसी को नहीं पता, वो तो प्योर है ना। आप देखो, प्रोटीन किस लिए बनाया गया है? प्रोटीन बनाया गया है कि आप जब एक अपने लेवल से ऊपर अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो तो मसल्स, टिश्यू टूटते हैं, सेल्स टूटते हैं। उसकी रिकवरी के लिए, बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन की नीड होती है रिसेंटली, जिसमें लिखा हुआ भी है, साइंटिफिक भी लिखा हुआ है कि आफ्टर वर्कआउट आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर प्रोटीन इंटेक कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन का कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। यदि उसके बाद आप अपनी बॉडी में प्रोटीन डाल रहे हो तो उसका कोई रीजन नहीं है। फिर प्रोटीन आपका क्या काम करेगा? वो नेचुरल फूड से जो आपको प्रोटीन मिल रहा है, चना हो गया, दाल हो गई, सारी तरह की, नॉन वेज पे जाए तो चिकन हो गया, और भी बहुत सारे रेड मीट हो गया, बहुत सारी चीज ऐसी हैं कि आप उस नेचुरल प्रोटीन को इनटेक करो। तो वो आपकी बॉडी को बूस्ट करेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप एक प्रोटीन पाउडर से ये सोच रहे हो कि वही मुझे बूस्ट करता रहे, वही मुझे बूस्ट करता रहे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, नेचुरली पॉसिबल है खेलना कोई भी गेम को भी इस तरह से लेकर आना बॉडी को? बिल्कुल, पेशेंस होना चाहिए। नेचुरली का मतलब है आप उसमें देखो, नेचुरली फिजिक आप देखने के लिए एक नेचुरल बॉडी बिल्डर को देखोगे ना, नेचुरल एक बॉडी बिल्डर ही बोलते हैं आज के टाइम में, नेचुरल देखोगे तो उसकी अलग ही दिखाई देगी सिमेट्री। एक यूनिक सी, एक दाग नहीं बॉडी में कहीं भी, एक चेहरे पे ग्लो अलग टाइप का। और जो एनाबॉलिक्स बॉडी बिल्डर हैं उनको आप देखोगे तो उनको अलग से आप पहचान जाओगे कि हाँ, ये एनाबॉलिक्स इंटेक करता है। तो मैं जैसे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जैसे अगर मैं बात को नेचुरल की, तो क्या वो सिर्फ एनाबॉलिक वाले बंदे हैं वो उसमें काउंट नहीं होंगे, या फिर जो नॉर्मल प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन है वो भी? प्रोटीन हो गया जो आपके डाइटरी सप्लीमेंट है, जैसे फिश ऑयल हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गई, प्रोटीन हो गया, और आपका BCAA हो गया, ये सब बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है प्रोटीन। तो जो नेचुरल बॉडी बिल्डर है वो ये सब चीजें लेगा या वो ये भी नहीं लेगा? यदि इन चीजों को, सप्लीमेंट को इंटेक करता है तो वो नेचुरली है, वो नेचुरली। मेरा मानना यही है। यदि उसे अच्छे सप्लीमेंट, यदि वो आजकल चल रहा है ना फेक माफिया, हाँ, डब्बे पकड़े जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, है ना, तो यदि उसको ये नॉलेज है ना, वो बेस्ट नेचुरल है। ओके। जैसे आजकल ना, जैसे मैं अभी जो पढ़ रहा था तो वे प्रोटीन बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। जैसे कि मैंने गूगल भी पढ़ा था, आप लोग भी सर्च कर सकते हो कि 1 kg वे बनाने के लिए आपको कम से कम 200 किलो दूध की जरूरत पड़ेगी। तो आप गूगल आप भी करोगे, आपको मिलेगा। तो इतना दूध तो इंडिया में है ही नहीं। मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि इंडिया में दूध का प्रोडक्शन है, अभी गाँव से बिलोंग करते हो तो एग्जैक्टली प्रोडक्शन है, जितना कंज्यूम किया जा रहा है, मदर डेयरी या जो भी हम बड़े ब्रांड है अमूल, जो जितना ये मार्केट में दूध सप्लाई कर रहे हैं, वो उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। पाउडर फॉर्म यूज करते हैं। हाँ, पाउडर फॉर्म भी कहाँ से आ रही है? दूध तो उतना है ही नहीं, दूध है नहीं इतना, तो दूध है ही नहीं, तो इतना फिर ये कैसे वे इतना मार्केट में कितना नकली है? क्या आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? जो इंडियन मार्केट में बना हुआ है, कुछ ब्रांड्स हैं हमारे अच्छे, लेकिन यदि सभी ब्रांडों की बात की जाए तो फिर तो यही है कि जो आप बोल रहे हो पॉसिबल ही नहीं है। मैं सिर्फ यही मैसेज करना चाहता हूँ कि आप 1000-2000 महंगा खरीद लो,
ओके। लेकिन कोशिश करो कि अच्छा, और जिसके जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है ओके, उसको आप ले सको। वो भी पैक हो रहे हैं इंडिया में आजकल, मैं देख रहा हूँ नहीं, बहुत इंडिया सारे में ये पकड़े जाते हैं। पैक हो रहे हैं, लेकिन कुछ तो लेबोरेटरी रिपोर्ट है। हाँ। इंडिया के अंदर एक नहीं, जैसे लोग ना प्रोटीन लोग बॉक्स लेते हैं, हाँ मसल विलेज है एक्चुअली, लोग क्या करते हैं वो बॉक्स डब्बा बनवा लिया और नकली उसमें भर दिया, बहुत सारी पैकिंग की आजकल प्रैक्टिस हाँ, पकड़ी है। आजकल क्या है, आजकल लोगों ने ना, अब तो आप नकली कह ही नहीं सकते। ओके। आप नकली इसलिए नहीं कह सकते कि कोई भी इंडिया में काम कर रहा है तो वो पूरे, पहले क्या होता था, पहले हर किसी को ऑथराइज नहीं मिलता था कि वे प्रोटीन हर कोई बना सकता है, हर कोई पैक कर सकता है ना, तो हर कोई सेल कर सकता है। आजकल क्या है ना, आजकल लोगों ने एक नया फंडा निकाला है कि अपने सप्लीमेंट को गूगल से रजिस्टर्ड करा लो, गूगल पे डालो, और FSI से रजिस्टर्ड करा लो, फूड लाइसेंस से करा लो, पूरा एक ऑथराइज बनाते हैं। उसके बाद वो क्या बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, किसी को नहीं पता। क्योंकि जितना प्रोडक्शन इंडिया के अंदर प्रोटीन का है, मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं है। यदि आप रिसर्च करो तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा, हर गली नुक्कड़ में प्रोटीन के डिब्बे मिलेंगे आपको। तो शॉप खुली है हर जगह, आप कहीं भी चले जाओ, हर गली नुक्कड़ में आपको प्रोटीन्स के डिब्बे मिलेंगे। हाँ, कुछ ब्रांड्स हैं जो ओल्ड हैं, जैसे ऑन हो गया, मसल स्टैक हो गया, एमबी हो गया, मसल्स फार्मा हो गया, डायमेटाइज हो गया, बायोटेक यूएसए हो गया। ये ब्रांड आज भी कहीं दम रखते हैं अपने। अच्छा, अगर मैं किसी शॉप पर जाऊँ जहाँ प्रोटीन मिलते हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं हमारे प्रोटीन वगैरह, और वहाँ से मैं एमबी या किसी का भी बॉक्स लेता हूँ, तो क्या गारंटी है वो सही ही होगा अंदर मटेरियल? क्या वो मतलब दोबारा पैकिंग या कुछ ऐसा तो नहीं, मिक्स तो नहीं उसके? मटेरियल की बात करें तो जैसे एमबी ने अभी क्या करा है, अपनी लेबोरेटरी रिपोर्ट देता है। एमबी रिपोर्ट तो आ गई। आप सोचिए ना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सपोज किसी ने सेम वो रैपर सब कुछ सेम पैकिंग रेडी करा ली, बहुत ईजी है आज के टाइम पर, उसने उसके अंदर कुछ भी फिल किया और बॉक्स बंद कर दिया, इसकी क्या गारंटी है कि उसके अंदर वही अभी ओरिजिनल कंटेंट है और ओरिजिनली ये चीज़ है उसके अंदर? वो देखो, वो निकालना अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कैसा हो रहा है मार्केट में? ऐसा मार्केट में मैंने बताया ना, जो फेमस ब्रांड है वो पहली बात तो अपनी लॉयल्टी खराब नहीं करना चाहते। एक्चुअली वो तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जैसे कि अब किसी ने अपने घर में कोई सामान या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री में रेडी कर लिया, सेम डब्बे उसने बनवा लिए, सेम ही उसका रैपर बनवा लिए, वो सेम ही है, मतलब बिल्कुल का ही लगेगा। इसीलिए तो कंपनी क्या करती है, कंपनी हर बार क्लेम करती है, है ना, मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाती है कि ये सामान अभी मत खरीदो, ये आउट ऑफ वो चल रहा है, फेक चल रहा है। तो ये चीज़ आपको ना पढ़ते रहना चाहिए कि कंपनी कब क्या भेज रही है। दूसरी चीज़, यदि आप कहीं से सप्लीमेंट खा रहे हो तो किसी की ट्रस्ट पे मत खाओ, पहले उसका रिसर्च करो अच्छी तरीके से। यदि आपको लैब में जाके उसे टेस्ट कराना है तो आप उसको टेस्ट भी कराओ। मेरा मानना तो ये। क्या चार्जेस लगते हैं, कभी टेस्ट कराया आपने? देखो, अलग अलग टाइप की लैब है। आप यदि ये जानना चाहो कि लैब में जाके ये पता लग जाए आपको कि ये फेक है या नहीं, तो ये तो आप पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप पता ही नहीं लगा सकते। बस आप उसके इंग्रेडिएंट्स पता लगा सकते हो कि उसके अंदर कितना प्रोटीन मिक्स है, कितना क्या क्या मिक्स है। उस आधार पे आप उसको इनटेक करना है। कितना पता चल जाएगा? इतना पता चल सकता है लैब से। यदि लैब से आप ये लैब में जाके आप ये जानना चाहो कि ये फेक है तो फेक नहीं है। फेक इसलिए नहीं है, मान के चलो यदि मैं कुछ भी इंग्रेडिएंट्स मिलाता हूँ उसके अंदर, मान के चलो यदि बिस्किट ही मिल गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मैसेज नहीं पहुंचा रहा किसी के लिए कि बिस्किट ही मिलते हैं। यदि बिस्किट लो तो उसके अंदर भी तो प्रोटीन है। बिल्कुल है भाई, डाइटरी सप्लीमेंट तो है। हाँ बिल्कुल। लिखा हुआ भी होता है उसके रैपर पे कि इतना प्रोटीन, 100 ग्राम में 100 ग्राम में 9 ग्राम प्रोटीन या 12 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्या निकाल सकते हो आप लैब रिपोर्ट से? यही तो निकाल सकते हो इसमें कितना कार्ब्स है, कितने इसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, कितना इसमें प्रोटीन मिला हुआ है। तो उसी के आधार पे यदि आपको प्रोटीन लेना, पहली बात तो आप उसके न्यूट्रिशन फैक्ट देखो, जहां भी जा रहे हो खरीदो उसे। दूसरी चीज, फिर यदि आपको डाउट है ना तो आप लैब चेक करा लो। आज की डेट में सब चीज पॉसिबल है। जब प्रोटीन पॉसिबल है तो लैब भी पॉसिबल है। ये बात तो है। बाकी मार्केट में, और मैं तो यही मैसेज पहुंचाऊंगा कि आप प्रोटीन पाउडर सिर्फ एक रियर केस पे लो। रियर केस का मतलब ये है कि आप दिन में, ये नहीं है कि पूरे दिन ही प्रोटीन पाउडर ले लो। एक अच्छा लो, परचेज अच्छा करो, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है ना, हम मेंशन भी कर देंगे कि कौन कौन से ब्रांड लेना चाहिए, प्रोफेशनल ब्रांड हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको जो भी आप ब्रांड जो लेने चाहिए। हाँ, तो उसके बाद यदि आपको फिर भी यह है कि पहली बात तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ
एक छोटी क्वांटिटी में प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए इंसान को। उसके बाद आप कोशिश करो कि मैं नेचुरल कितना निकाल सकता हूँ, चाहे आप उसे नॉनवेज से लो, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉनवेज से इंटेक करो, और जो वेजिटेरियन है वो वेज से इंटेक करो। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। और कोशिश करो कि आप जितना कर सको होममेड कर सको। ओके, जैसे दाल, अब दाल में तो मिलावट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल है ना, चने हो गए, चने हो गए, इसमें तो मिलावट नहीं होगी, है ना। आलमंड्स हो गए और वेलनट्स हो गए, इनमें क्या मिलावट करोगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये जितने भी लोग मतलब जिम जाते हैं आजकल के, न्यू जनरेशन हमारी जो आ रही है, तो सभी को मैं देखता हूँ हाथ में शेकर लेके सभी प्रोटीन मतलब लेना ही मैंडेटरी हो गया एक तरह से, मतलब फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है। तो क्या ये बहुत ज़रूरी है? कोई नेचुरली, जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ वो प्रोटीन ना ले, वे भी ना ले, वो घर से वो चाहेगा मैं नेचुरल डाइट लूँगा, मैं फ्रूट्स खाऊंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, क्या वो वैसे डेवलप नहीं कर सकता? मैं बताता हूँ, आज के टाइम में यूथ के अंदर ना पेशेंस नहीं है। ओके, हर कोई ये चाहता है 2 महीने में बॉडी बन जाए। आप जिस बॉडी बिल्डर को फॉलो कर रहे हो जरा उसकी जर्नी तो देख लो। सही बात है। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा बॉडी बिल्डर मानता हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो पहले उसकी जर्नी तो देख लो, उसने यहाँ तक अचीव करने के लिए कितना टाइम दे दिया। जर्नी के साथ साथ यदि आप उसको आप अपना आधार बना रहे हो तो फिर उसको फॉलो उसी के तरीके से करो ना। डीपली कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया है उसने, क्या था वो, कहाँ से आया, क्या बन गया। तो हर चीज को एक देखना नजरिया है गलत। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो तो सेल्फ ट्रेनिंग मत करो। आज की डेट में आप एक कोच ऐसा हायर करो जिसको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि रिसेंटली मैं एनपीसी खेल के आया 2 नवंबर सन 2024 में, तो मैंने ट्रेनिंग ली एक प्रो से, जो प्रो निकालते हैं, प्रो बनाते हैं। आधे से ज्यादा उनका नाम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। प्रो मेकर इमरान खान इंडिया में सिर क्लासिक में अपने एथलीट प्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पर है? शादरा साइड की? हाँ, दिलशाद गार्डन में उनकी अपनी जिम है। 100 जो यदि ब्रांचेस की बात करें तो 115-16 के करीब उनकी जिम की ब्रांचेस हैं, जो करीब करीब इंडिया से बाहर भी हैं। क्या बात है। तो ऐसे इंसान से ट्रेनिंग लो ना जिसकी खुद की बायोग्राफी अच्छी हो, जिसने किसी बच्चे को नहीं कभी खराब किया या किसी को बैड इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो कोच ऐसा ढूंढो जो आपको अच्छी राह पे लेके जाए। बिल्कुल सही बात है। यदि मैं ही अपनी गुरुजी की बात करूं तो मेरे गुरुजी इतने, इस टाइम जो मेरे गुरुजी हैं इमरान खान, वो इतने अच्छे हैं कि मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता कुछ भी, कि वो हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। पहली बार कोई ऐसा प्रोफेशनल कोच जिसने मुझसे सिंगल वे में पीटी चार्ज नहीं लिया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हो। 2 साल ट्रेनिंग ली है, सन 2022, 23, 24 खत्म, 3 साल हो गया। वो व्यक्ति जिसने ये देख लिया हो पहले से ही, अपने बच्चे को ये देख लिया हो कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो मैं उस कोच को सल्यूट करूंगा। उस कोच के पैर छूने का मन करता है कि जो सिर्फ अपने ये ना देखे कि मुझे इस बच्चे से अर्न करना है। मैं 1 साल 1.5 साल कंटिन्यू उनके पास पर डे गया हूँ, चाहे पर्सनली किसी भी कन्वेंस से गया हूँ, लेकिन उनको ये पता चल गया कि हाँ इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो फीस मांगने का कोई मतलब नहीं। और ऐसा मैं ही नहीं, कितने बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चार्जेस नहीं पे करते हैं या लेते नहीं है, लेते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वो चार्जेस नहीं लेते, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उससे नहीं लेते। हाँ, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उनसे वो चार्जेस नहीं लेते। हाँ, नहीं तो बहुत सारे कोचेस हैं, वो तो जैसे ही कोई आता है शुरू में ये डाइट, ये बॉक्स लेना है, बिजनेस बना लिया। हाँ बिल्कुल, ये प्रोटीन लेना है। इस लाइन में कुछ लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि पहले तो उनके कोच उनको खाली कर लेते हैं। बिल्कुल। और यही उनके पास से आपको प्रोटीन लेना है, मतलब वो कहते हैं हमारे पास से लो। उनके पास से आपको उनसे प्रोटीन परचेज करोगे, सब कुछ उन्हीं से लोगे तो आपकी बॉडी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ये उन्होंने मेंटेलिटी ऐसी बनाई है। जो नए लड़के हैं स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि बाहर असली नहीं मिलेगा, मैं लाके दूंगा, सही से बढ़िया लाके दूंगा। देखो, इंडिया से बाहर कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल,
इंडिया के अंदर ही सब कुछ है। यदि आप अपने कोच पे ट्रस्ट कर रहे हो और वो अच्छा लाके दे रहा है और वो घूम रहा फिर रहा है, तो सीधी सी बात है उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी आपके लिए फ्री में तो टाइम नहीं दे रहा है। लेकिन यदि आप इतने कैपेबल हो कि आपको सही मिल रहा है तो आप खुद भी परचेज कर सकते हो। सही बात है। नहीं, अभी भी जैसे ना, मतलब जो मैं लर्निंग करता हूँ, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग प्रोटीन लेते हैं, तो फिर भी ना कोई ट्रस्ट वर्दी शॉप है उनकी जिस पर ट्रस्ट करते हैं, वो लोग वहीं से प्रोटीन मंगाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, वो भी उसी की वेबसाइट से मंगाएंगे। इवन वो फ्लिपकार्ट पे बिलीव नहीं करते, अमेजोन पे कम बिलीव करते हैं। फ्लिपकार्ट देखो, इन बड़ी कंपनियों का तो नाम मैं नहीं लेता, क्योंकि देखो कंपनियां कभी गड़बड़ नहीं करती हैं। उनके नीचे जो एम्प्लॉय हैं, जो एजेंट है, वो लोग गड़बड़ करते हैं। कंपनी कभी भी, यदि फ्लिपकार्ट ऐसे गड़बड़ करती होती तो हाँ, तो ऑब्वियसली ये तो बात सही है, कंपनी तो गड़बड़ नहीं करती है। फ्लिपकार्ट हुई, अमेजोन हुई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो खुद गड़बड़ नहीं करती हैं। लेकिन आज की डेट में ना, हर वही इंडस्ट्री की बात है, कुछ भी किसी को भी पेल सकते हो। सही बात है। तो कहने वाली बात है, यदि फ्लिपकार्ट अमेजोन इतना करती तो आज चलती नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि ऑनलाइन से ज्यादा आप ऑफलाइन जितना खरीदोगे, क्योंकि यदि आप किसी शॉप से खरीद के लेके आए तो आप उस पर दोबारा जाके बोल सकते हो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, या मुझे लैब रिपोर्ट चाहिए इसकी, या आप उससे लड़ भी सकते हो, आप उससे बहस भी कर सकते हो। लेकिन फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे थोड़ी बहस करोगे। सही बात। एक बार आपने ऑनलाइन कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सही बात है, ऐसा ही होगा। तो ऑफलाइन ज्यादा परचेज करना चाहिए इंसान को, क्योंकि जितना घूमेगा उसको उतनी नॉलेज मिलेगी। जैसे पहले जो मशीनें हुआ करती थी, जब मतलब जो भी पुराने लोग जिम किया करते थे, मैं देखता हूँ पुरानी मशीनें, अब हर चीज़ का, इवन हमारे जो बार हो गए वो उनका भी शेप चेंज हो रहा है, डिफरेंट तरीके से पकड़ने की मशीन आ गई है। तो ये कैसे, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बॉडी पर? इम्पैक्ट ये है, जो पिछला देखो, यदि बॉडी बनाने वाली बात करी जाए तो बनती तो ओल्ड वर्जन से ही है, है ना। यदि आप ये कहने लगो कि नई मशीनें आई हैं, आधुनिक तरीका आया है, वर्कआउट तो पुराना ही है। नहीं, वो तो है, लेकिन सपोज ऐसा नहीं है कुछ कि मोशन थोड़े बदल गए, चीजें बदल गई, पकड़ने का तरीका बदल गया। पहले क्या होता था, पहले चोट लगने का, इंजर्ड होने का ज्यादा खतरा होता था। आजकल मशीनें जो बनाई गई हैं वो इंसान को इंजरी, मतलब कोई भी है, बॉडी बिल्डर है या कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, है ना, कोई बिगिनर है, जैसे अभी मैंने बताया कि बिगिनर्स को पहले सिखाना चाहिए। तो मशीनें इसीलिए बनाई गई हैं कि जिससे कि आप सेफ फील कर सको, उनसे बहुत ज्यादा सेफ फील कर सको। तो इसलिए मशीनें बनाई गई हैं, इसीलिए उनमें बायोमेट्रिक में चेंज किया गया है, उनकी बायोमैकेनिज्म में चेंज किया गया है, कि जिससे कि कोई भी है उसको आप इंजर्ड ना होने दो। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। ये तो है, सही बात है। नहीं, बहुत अच्छा है। यदि कंप्यूटर की बात उठाई जाए तो कंप्यूटर पहले क्या था, अब क्या है, अब तो आप पॉकेट में रख के लेके बिल्कुल सही बात है। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, तो हर चीज में आगे गई है। ये तो है। तो कृष्णा, आज आप आए, बहुत मजा आया एक्चुअली, काफ़ी सारी नॉलेज मिली मुझे भी, और आई थिंक जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए। और कोई भी आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टा डालूंगा, इंस्टा ID, तो आप उसे मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो। और मेरे DM का कोई चार्ज नहीं है। आप DM करके कुछ पूछ सकते हो, DM का कोई चार्ज नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको। बाकी थैंक यू कृष्णा आने के लिए। थैंक यू सो मच।